इसमें देखो आप अगत तंत्र के नोट्स में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन आया करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे बना रखा है। विष की परिभाषा कहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन आता है, तो IPC 324 एंड 327 में दी हुई है। आगत तंत्र यानी कि विष रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस आचार्य ने कहाँ पे वर्णित की है, ऐसे रेफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो लिख रखे हैं कि चरक चिकित्सा जो है 23 में चरक आचार्य ने अपने विष चिकित्सा बताई है। सुश्रुत आचार्य ने कल्पस्थान संपूर्ण में बताई है। वसवराज जी ने 21-23 प्रकरण में बताई है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 35 से 38 है। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40-48 है। काश्यप ने सर्व विधि विष प्रतिपादक अध्याय में, और सारंगधर ने यत्र तत्र, भाव प्रकाश ने चिकित्सा 67, हारित ने तृतीय स्थान 56वें अध्याय में बताई है। किसने अगत तंत्र को किस नाम से कहा, ये चीज़ें भी पूछी जाएंगी। तो चरक आचार्य ने अगत तंत्र का नाम जो है वो विषगर वैरोधिक प्रशमन ऐसे करके रखा हुआ। सुश्रुत आचार्य ने अगत तंत्र का नाम अगत तंत्र ही रखा हुआ है। वाग्भट ने अगत तंत्र को दंष्ट्रा वर्ण कह रखा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावर्षण, ऐसे अष्टांग पढ़ोगे तो दंष्ट्रा चिकित्सा कह रखा है। हारित ने विष तंत्र, ठीक है। कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र की एक बुक है, ठीक, कौटिल्य अर्थशास्त्र, उन्होंने इसको जांगुली कह रखा है। किसने विष के कितने गुण बताए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे संख्या लिखी है, अंदर जाके हम इसकी डिटेल भी देखेंगे कि ये गुण हैं कैसे कैसे इनको आखिर याद रखते हैं और किस गुण का क्या फंक्शन है। विष के 10 गुण चरक, 10 ही गुण सुश्रुत, वाग्भट ने 11 गुण माने। चरक के जो 10 गुण हैं उसमें 9 प्लस अनिर्देश्य रस, ठीक है, 9 प्लस अनिर्देश्य रस। सुश्रुत के 10 गुण में भी 9 सेम है, अपाकीय है अनिर्देश्य रस की जगह। वाग्भट के भी 9 सेम ही हैं जैसे कि चरक सुश्रुत के हैं, उनके में अपाकीय और अनिर्देश्य रस ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो उनके 11 हो जाते हैं। सारंगधर के विष के 8 गुण हैं, ये भी जब हम गुण देख रहे होंगे तो डिटेल में याद करेंगे। इन्होंने 8 गुण याद रखने के लिए आग्नेय प्लस में सूक्ष्म वेवाई विकासी, छेदी, मदावह, योगवाही और जीवितहर ऐसे गुण हैं। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अपने पीछे जैसे मध्य के गुण देख रहे थे तो ऐसे ही विष भी जो है आग्नेय होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है। एक तो बात ये याद रखी कि ये आग्नेय है। प्लस आप याद रखना सुविकासी आई, सुविकासी और आई, सु से सूक्ष्म, विकासी से विकासी, आई से वेवाई, प्लस, ठीक है। मद ने छेद दिया, मद यानी कि नशा, वो तो हमेशा छेदन ही कर देता। मद ने छेद दिया, योग ने जीवित किया। मद ने छेद दिया तो मदावह छेदी, योग ने जीवित किया, योगवाही जीवितहर, इतना आप याद रखना, ओके। चरक और सुश्रुत आचार्य जो है विष के प्रकार मानते हैं 2। ये सब पूछी हुई बातें हैं जो यहाँ लिख रखी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। चरक और सुश्रुत विष के 2 प्रकार मानते हैं, स्थावर और जंगम। चरक आचार्य जो हैं स्थावर विष और मूल विष जो है वो 21 मानते हैं। सुश्रुत और अष्टांग संग्रह स्थावर विष 55, और सुश्रुत ने स्थावर विष के अधिष्ठान बताए 10, जंगम विष के अधिष्ठान उन्होंने बताए 16। कैसे याद रखने हैं वो सब भी हम अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे काउंटिंग रखी है हमने 10 और 16, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं देखेंगे, बुक में जाएंगे तो हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। अष्टांग हृदय ने विष 2 प्रकार का बताया है, अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम यानी कि जो नेचुरल होगा, जो कृत्रिम ना हो, और कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया होगा, मैन मेड है। तो अकृत्रिम के 2 टाइप हैं फिर, स्थावर और जंगम। स्थावर यानी कि प्लांट ओरिजिन का, जंगम यानी कि एनिमल ओरिजिन का। कृत्रिम यानी कि गर विष है, और गर तो आपको पता है नानाविध औषधियों के संयोग से बनाया ही जाता है। जब अंदर जाएंगे तो हम गर की बहुत प्यारी सी डेफिनेशन भी अलग से पढ़ेंगे, और वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गर के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी बात तो यहीं पे लिख दी है कि गर को आप अगर करके याद रखना। अगर, अगर किस लिए, आ से अविष द्रव्यों, आ से अविष याद रखना कि जो गर होता है वो एक्चुअल में अविष द्रव्यों से निर्मित होता है, और गर जो है वो नर को दिया जाता है, नर को, मेल को देती है कौन, नारी, ठीक है। क्यों, वशीकरण टाइप की चीज़ों के, इस तरह की चीज़ों के से प्रभावित होकर दिया जाता था, ठीक है, या फिर धीरे धीरे किसी को ठिकाने लगाना हो
तो ये जो है नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस से मिलके बनाया जाता है, ठीक है। उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एज ए पॉइजन एक्ट करता है बॉडी में, ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन एज ए पॉइजन एक्ट करता है बॉडी में, लेकिन वैसे आप कोई पता नहीं लगा सकते उसका कि उसमें पॉइजन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन एज ए पॉइजन एक्ट करेगा, जैसे कि आर्तव, बाल, नख है, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से इनका चूरा वूरा करके और ये मिला दिया तो ना तो डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं सारे और काम करेंगे ये कॉम्बिनेशन के बाद पॉइजन की तरह। तो ये अविष द्रव्यों से निर्मित होता है, नर को दिया जाता है, नारी के द्वारा दिया जाता है। बाकी जब हम बुक में जाएंगे तो देखेंगे। अष्टांग हृदय के 2 प्रकार थे, अकृत्रिम और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में प्लांट एनिमल, आर्टिफिशियल में घर, जो कि बनाया नारी ने नर के लिए। काश्यप ने विष के 3 प्रकार बताए, स्थावर, जांगम और संयोगज। अभी इस पर इसलिए कर रहे हैं इतना क्योंकि वो पूछ लेता है कि किसके कितने प्रकार हैं, काश्यप ने कितने बताए हैं। ये 3 बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, ठीक है। स्थावर, जांगम, संयोगज। याद रखने के लिए आप याद रखना, काश्यप का सजा संयोग केजी में, काश्यप का सजा संयोग केजी में। काश्यप जो है पीडियाट्रिशियन था, तो केजी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे इतने छोटे छोटे, उनसे तो उनका कुछ ज़्यादा ही संयोग रहता, तो इसलिए काश्यप का सजा संयोग केजी में। सजा से स्थावर जांगम, ठीक है, संयोगज से संयोग, सजा से स्थावर जांगम हो गया, संयोगज से संयोगज हो गया, और केजी, ठीक है। केजी का मतलब है जो ये संयोगज है इसके फर्दर 2 टाइप हैं, ठीक है। एक है कृत्रिम और एक है गर। तो केजी से मतलब के से कृत्रिम और जी से गर है। ध्यान से देखो तो किसी के में कोई डिफरेंस नहीं है, कुल मिला के बात वही है घूम फिर के सब में। अब जैसे अष्टांग हृदय ने जो बताया और जो काश्यप बता रहे हैं वो सेम है, बस डिफरेंस ये है कि उन्होंने अकृत्रिम एक वर्ग रख के फिर उसके अंदर स्थावर जांगम बताया, इन्होंने सीधा स्थावर जांगम बता दिया। फिर जो उन्होंने कृत्रिम बताया उसको इन्होंने संयोगज कह दिया, ठीक है, क्योंकि संयोग से बना है ना, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, इसलिए संयोगज टर्म दे दी। और फिर संयोगज में उन्होंने 2 टर्म दे दी फिर से, ठीक है, गर और कृत्रिम, ठीक है। गर भी हालांकि बनाया ही गया है कृत्रिम रूप से, लेकिन उन्होंने टर्म नहीं दी है, वो भी उनका अविष द्रव्यों से निर्मित। कृत्रिम वो है जो सविष द्रव्यों से बनाया गया है। तो टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, जैसी जिसकी बुक उसने अपना आप भी देखते हो कि क्लासिफिकेशन बुक्स में डिफरेंट मिल जाते हैं, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। आपको छोटी सी ट्रिक्स याद रखनी है बस, और वो याद रह जाएंगे, उससे आंसर निकल जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट पे चलो। चरक आचार्य ने भी एक टर्म दिए, गर्म संयोगजम की। जो गर विष होता है वो संयोगज होता है, तो गर्म संयोगजम क्लियर है, विजिबल है, ओके। फिर आप आ जाओ योग रत्नाकर। योग रत्नाकर ने कृत्रिम विष 2 प्रकार का बता दिया, एक साविष और एक आविष, ठीक है। तो ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। भाव प्रकाश ने कहा है कि स्थावर विष की श्रेष्ठ चिकित्सा जो है वमन होती है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगत तंत्र के कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे काश्यप, वृद्ध काश्यप, सनक संहिता, लट्टैन संहिता, आलम्बायन, उष्ण, बृहस्पति, गरुड़। तो बाकी तो नहीं आपको परेशान करेंगे, ये 3 बुक्स हैं, काश्यप, वृद्ध काश्यप और सनक। इस पे ही आपको MCQ जनरली मिलेंगे, लेकिन फिर भी रीडिंग लगाने में कुछ नहीं जा रहा कि हाँ ये नाम भी अगत तंत्र के साथ रिलेटेड हैं। काश्यप और वृद्ध काश्यप आपको मिलेगा कि बताओ ये काश्यप वृद्ध काश्यप संहिता जो है ये किस पे है, कुमार वृत्ते पे है कि अगत तंत्र पे है, क्योंकि फेमस तो कुमार वृत्ते के लिए है कि नहीं। तो याद रखने के लिए कि एग्जाम में भूल ना जाओ कि कुमार पे थी कि अगत पे थी, या कुमार पे तो आपको याद रहेगी ही रहेगी, दूसरी किस पे थी इतना तो याद रहता है इंसान को कि यार कुमार पे तो थी, लेकिन एक जगह कहीं पढ़ा था कि दूसरे भी कहीं पे थी। तो आपको भी जब खुद भी आप याद कर रहे हो, आपकी हमेशा स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी की। तो कुमार, KAUMAR कुमार, ठीक है। तो ये कुमार वृत्ति से कुमार तो लिख ही लोगे ना, KAUMAR कुमार, तो के से खुद कुमार हो जाएगा, दूसरा जो ए आया उसके जस्ट बाद उससे अगध हो जाएगा, ऐसा याद रखने के लिए। तो ये 2 पे हैं, कुमार वृत्ते पे और अगध पे। फिर एक सनक संहिता है, ये एक स्पेशल अगत तंत्र का ग्रंथ है जो कि सुश्रुत के कल्प स्थान के बेसिस पे अलग से ग्रंथ बनाया गया है अगध के लिए,
ठीक है। विषों के शोधन मारण की बात आ रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हमने सिर्फ चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे वत्सनाभ, गोदुग्ध, दधातुक, गोमूत्र, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भैया इसमें स्वेदन करना है या इसमें भावना देनी है या इसमें पटके रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो जनरली यही पूछता है कि हाँ भाई क्या चीज़ से शुद्ध होगा, क्या यूज होगा, बस इतना, इसलिए यही चीज़ रखी, लंबा चौड़ा नहीं किया उसको। विषों का शोधन में देखो तो वत्सनाभ में गोदुग्ध है, अजादुग्ध है और गोमूत्र है। कुपिलु जो है गोदुग्ध, गोघृत और कांजी है, ठीक है। ओके, फिर आप देखो अहीफेन, बहुत कॉमनली पूछा जाएगा। आर्द्रक स्वरस की 21 भावना, बहुत कॉमन है। आर्द्रक स्वरस की 21 भावना से अहीफेन शुद्ध होता है। जयपाल का बड़ा कॉमन है, गोदुग्ध से। धतूरा, गोदुग्ध और गोमूत्र दोनों। भंगा, ठीक है, भांग जो होती है, ठीक है, तो ये है गोदुग्ध, गोघृत और बबूलतों की क्वाथ। कुछ भी आप कर, जैसे इसके लिए हमने भाग का मतलब तो भागना ही होता है ना, गो ऐसे बोलते हैं, गो भागो, तो भांग में याद रखना गो बबुआ, गो बबुआ, तो गो से गोदुग्ध, गोघृत, बबुआ से बबूलतों क्वाथ। बाकी भी आप कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। गुंजा और कांजा, ठीक है, गुंजा कांजा, ठीक है, और साथ में गाय आया तो गाय का दूध भी ले लेंगे, तो गोदुग्ध है और कांजी है। ये भल्ला तक वाला भी बड़ा फेमस है, जैसे कि वो थे ऊपर अदरक वाला, अहीफेन का, जयपाल, गोदुग्ध का, ठीक है। भल्ला तक में देखो ईंट का चूर्ण, इष्टिका चूर्ण प्लस नारिकेलोदक, ये एक बात। इष्टिका चूर्ण प्लस में उष्ण जल, ये दूसरी बात। और नारिकेलोदक से दोला यंत्र में स्वेदन करना, ये टोटल 3 तरीके बताएं, चाहे तो इष्टिका चूर्ण प्लस नारिकेलोदक या इष्टिका चूर्ण प्लस में गर्म जल और नारिकेलोदक से दोला यंत्र। तीनों बातें, तीनों ही पूछी भी जाएगी जब आप MCQ लगाने निकलोगे बुक में, तो आपको मिलेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। लांगली गोमूत्र है। स्नुही चीर चिंचापत्र स्वरस है। संखिया कार्विलक स्वरस है। गुगलू गोदुग्ध। हींग तो याद ही होगी, हींग तो घृत से होती है, ऐसे इसीलिए हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो भी घृत के साथ उसका लिया जाता है ना, प्रथम कवल में घृत के साथ लिया जाता है। और हींग तो बिना घी में भूने घृत वर्जित करे लेनी ही नहीं चाहिए, तीक्ष्ण ज़्यादा होती है। विषों का सामान्य शोधन, गोदुग्ध गोमूत्र से सामान्य शोधन हो जाता है, अगर स्पेसिफिक कुछ नहीं करना तो हर किसी को गोदुग्ध गोमूत्र से भी। मारण टंकण से। सर्प विष का शोधन करना हो तो रक्त सरसप तैल से, ठीक है। विष में जो है समभाग में टंकण और 2 गुना मरीच मिलाने से शोधन मारण दोनों हो जाते हैं। विष का संरक्षण जो है वो रक्त सरसप तैल में किया जा सकता है। सारंगधर ने जो है स्थावर विष जो है वो 9 माने हैं, रस तरंगणी के जैसे। जांगम विष उन्होंने अनेक प्रकार के माने हैं। विष, उपविष, ये सब भी हम आगे जाके एंड में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा विष है या उपविष है, पहचानना पड़ता है, तो वो भी सब ट्रिक से ही हम याद करेंगे, ठीक है। ये सारंगधर के थे स्थावर विष, जांगम विष और कृत्रिम विष। कृत्रिम विष में उन्होंने गर्भ विष और दूषी विष ऐसे भेद कर रखा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सारंगधर के 3 डिवीजन, स्थावर, जांगम और कृत्रिम, ठीक है। स्थावर उनके 9 हैं जो कि रस तरंगणी के जैसे हैं। जांगम विष उनके अनेक प्रकार के हैं। कृत्रिम विष उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं, गर्भ विष और दूषी विष। योग रत्नाकर ने भी कृत्रिम विष के भेद किए थे उन्होंने, लेकिन आविष और सहविष बताया था, पीछे ही लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं फिर से जाके, ओके। इन्होंने, सारंगधर महोदय ने सप्त धातु विष और सप्त उपधातु विषों का भी उल्लेख किया है। धातु उपधातु का वर्गीकरण भी किया है सारंगधर ने, रसशास्त्र वाली धातु उपधातुओं का। ये रस, रक्त, मांस, में मज्जा वाली धातु उपधातु की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब कुछ प्रतिविष की बात कर लेते हैं, ठीक है भैया, आ जाओ। प्रतिविष सबसे पहले पारद का, ये कॉमन जो कि पूछे जाते हैं, केवल उनके नाम हमने यहाँ लिखे हैं, ज़्यादा लंबा बढ़ाया नहीं है, ठीक है, ओके। पारद का है कर्पूर, तो याद रखना है कि पारद जो है उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, उसके पॉइजनिंग इफेक्ट दिखते हैं, तो उसका एंटीडोट है कर्पूर। तो आप याद रखना, पारद को पार होने से कौन रोकेगा? कपूर, मिस्टर कपूर। सोचो कपूर नाम का कोई बंदा है, वो पारद को पार होने से रोकेगा, तो पारद का हो जाएगा कर्पूर, ठीक है। लुच्चे को कौन रोकेगा? लकुच को,
ठीक है, ऐसे याद रखना। लुच्चे को मिला अदरक का स्वाद, ठीक है, तो लकुच का अदरक स्वरस याद रह जाएगा आपको, ठीक है। गुंजा का चौलाई, अईफेन का कंटक पर्णी है और आर्द्र है। अही मतलब एक मतलब शत्रु भी होता है, तो शत्रु को तो कांटे, ठीक है, आर्द्र कांटे चुबा चुबो के रोक सकते हैं। अईफेन का कंटक और आर्द्र पर्णी, कंटक पर्णी और आर्द्र का। करवीर, कर मतलब होते हैं हाथ और वीर मतलब वीर, ठीक है, जो बंदा मेहनत से नहीं घबराता, बहुत है ना, बहुत वीर बंदा है। ऐसे मेहनती वीर बंदे को, जिसने अपने मेहनत पे हमेशा भरोसा किया है, उसको रोकने के लिए तो खुद हरि को ही आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जो कॉमन है कि हाँ हरित की एक है करवीर के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो करवीर को कौन रोक सकता है? खुद हरि ही रोक सकते हैं, तो हरि से हरित की याद रखना, इतना कर पाओगे, ठीक है। फिर आओ आप धतूरा में, शर्करा, गोक्षुर और पाइलोकार्पिन, है ना, ये याद रखना। वत्सनाम में आओ तो टंकण और नवसादर याद रखना, ओके। वत्स का एक मतलब होता है बेटा, है ना, एक मतलब होता है शिष्य के लिए भी वत्स यूज होता है, बेटे के लिए वत्स यूज होता है, और पुत्र सब सिनोनिम है ये। वत्स को शुद्ध करने का या वत्स को रोकने का, उसको प्रतिविष देने का केवल एक ही तरीका है, बच्चे को ना बार बार टोकते रहो कि नहीं ये काम करो, ये करो, ये ठीक नहीं है, तो टोकते रहो। टोकने से, और टोकते भी कब रहो? जब वो नया नया हो और वो आदर देता हो, नहीं बाद में तो ढीठ हो गया, फिर कितना बजे टोक लो कुछ नहीं होगा। तो वो नव हो और सा आदर, आदर के साथ बात करता, तो टोकते रहो थोड़ा थोड़ा। तो वत्स नाम में टंकण और नव सादर, ऐसा भी करके याद कर सकते हो। सर्पदंश, ठीक है, मेघनाद अगध है सर्पदंश में। भला तक में मेघनाद स्वरस है। कुपीलू, नागदल्ली वल स्वरस, अईफेन, धतूरा और कर्पूर, ये इसमें यूज होते हैं। और सर्पदंश है, ठीक है। वैसे भी मेघ अगर नाद करे, सोचो बिजलियाँ कड़क रही, मेघनाद होने लग रहा है, बादल कड़क गरज रहे हैं, तो सांप तो ऐसे डर के भाग जाएगा, फिर कहाँ दंश कर पाएगा वो, ठीक है। तो मेघनाद अगध जो है इसमें। अब कुछ एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो यहाँ हम देखेंगे, जिसमें दोषों की प्रधानता बता रखी चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भटाचार्य ने, वो देखते हैं। ये देखो चरकाचार्य वाली बात, दो चीज़ें हैं, एक वृश्चिक और एक उचिटिंग, बिच्छू और झिंगुर, ठीक है, दोनों काटते हैं, ठीक है। इनमें वात की प्रधानता है, वृश्चिक में और उचिटिंग में, जो ये दोष प्रकोपित करेंगे काटने पे, ये वात की प्रधानता वाला करेंगे, इनका भी वात प्रधान है। अष्टांग हृदय ने उचिटिंग के उष्ट ध्रुम और रात्रि, ये दो पर्याय भी दिए हैं, तो बाई चांस उष्ट ध्रुम और रात्रि करके पूछा जाए तो भी वही बात लगेगी, ओके। याद रखने के लिए हम याद करेंगे कि वृश्चिक जो है उचट उचट कर बातें करता है, बिच्छू वृश्चिक उचट उचट कर बातें करता है, तो वृश्चिक से तो वृश्चिक ही हो जाएगा, उचट उचट कर से उचिटिंग हो जाएगा, बातें करता है तो वात दोष हो जाएगा, ये बात एक हुई। फिर हम आए कीटविष पे। कीटविष जो है वात और पित्त प्रधान है, चरक ने वात पित्त प्रधान लिख ही रखा है सामने यहाँ, है ना, वात पित्त प्रधान लिखा हुआ। अष्टांग हृदय जो है उन्होंने भी वात पित्त प्रधान मान रखा है। सुश्रुत ने जो है वात कफ मान लिया, नीचे यहाँ पे एरो लगा के हम लोग सुश्रुत का कीटविष वात कफ प्रधान है, ठीक है। चरक आचार्य के अनुसार कणब और मूषक, ठीक है, मूषक के लिए उंदूरा वर्ड यूज हुआ, ठीक है, मूषक भी यूज होता है, उंदूरा भी यूज होता है, ये है कफ प्रधान। तो मूषक जो है कण कण में चिपका है, ऐसा याद कर लेंगे हम, हर जगह चूहे तो देखने को मिल ही जाते हैं, तो कण कण में चिपके हुए मूषक, मूषक कण कण में चिपका है, तो मूषक से तो मूषक हो जाएगा, कण कण मतलब कणब हो जाएगा। चिपकने से कौन सा दोष है जो चिपका सकता है? श्लेष्म, श्लिष्ट आलिंगनी धातु से बना श्लेष्म वर्ड, यानी कि कफ, जो चिपकाएगा तो कफ प्रधान हो गया। स्वान और लूता, स्वान मतलब कुत्ते को कहते हैं, डॉग, ठीक है, लूता तो स्पाइडरमैन हो गया, ठीक है। याद रखने के लिए आप याद रखना कुत्ता और लूता, कुत्ता और लूता जो है ये त्रिदोष प्रकोप करते हैं चरक के अकॉर्डिंग, कुत्ता लूता दोनों त्रिदोष प्रकोप करते हैं चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनके अन्य कोई व्याल आदि हिंसक पशु एटसेट्रा हैं, ठीक है, वो जो हैं वात कफ प्रधान होते हैं। इनके अलावा कोई व्याल आदि हिंसक पशु वगैरह हैं वो वात कफ के प्रधान है, ये त्रिदोष प्रकोप करते हैं।
व्याल आदि मतलब जो जिनके वो ना कैनियन टीथ वाले, जो मतलब है ना इस तरह शिकारी टाइप के जो है, वो सब बाकी वात कफ प्रधान होते हैं। सभी विषों में शीतल क्रिया करेंगे, क्योंकि जब आप विष के गुण पढ़ोगे तो आपको उष्ण, तीक्ष्ण, ठीक है, व्यवायी, ये सब गुण मिलेंगे। तो इनको तो शीतल क्रिया ही रोक सकती है, उष्ण तो और बढ़ा देगी। विष खुद ही उष्ण गुण वाला है तो और बढ़ जाएगा उष्ण गुण पाके। तो सब के सब में शीतल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट वृश्चिक एंड उचिटिंग, उनमें शीतल ट्रीटमेंट नहीं होता। इसलिए हमने शीतल ट्रीटमेंट लिख के उसको क्रॉस किया हुआ, इसमें शीतल ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों वात प्रधान है। अभी पीछे पढ़ा था, वृश्चिक उचट उचट कर बातें करता है, और जब चूंकि इनका विष वात प्रधान है, और वात तो जो है शीतल क्रिया से बढ़ जाता है, क्योंकि शीत गुण जो है वो वात के गुण का सामान्य गुण है ना। तो इसमें जो शीतल चिकित्सा नहीं होती, बाकी सब में शीतल होगी। ये चरकाचार्य के नगर कुछ एक दोष हैं जो कॉमनली अटकने वाले दोष हैं, वो लिखे हैं। ऐसा नहीं कि यही सारे हैं, ये वो हैं जो अटकते से हैं थोड़े से, तो इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं। सुश्रुताचार्य में देखो, सुश्रुताचार्य का जो कीट विष है वो वात और कफ प्रधान है, ठीक है, ये तो हो चुकी। चरक वाग्भट का वात पित्त है, इनका वात कफ है। सभी विषों में शीतल क्रिया करें एक्सेप्ट कीट विष। कीट विष में उनको शीतल क्रिया पसंद नहीं है सुश्रुत को, क्योंकि उनके कीट विष में दोष ही वात कफ है। तो अगेन शीतल क्रिया करेंगे तो वात और कफ दोनों बढ़ेंगे। चरक तो कर सकते थे, उनके में उन्होंने वात पित्त वहाँ बता रखा था। स्वान या कुत्ता कहो, उसमें इनका वात कफ दोष है, जबकि चरक आचार्य ने कुत्ते में और लुत्ते में त्रिदोष को बताया था। बाकी कोई भी व्याल आदि है उनमें उन्होंने भी वात कफ ही बताया था, लेकिन इन्होंने स्वान और कुत्ते में भी वात कफ दोष ही मान लिया सुश्रुत ने, ठीक है। व्याल वगैरह जो है उनके नख दंत लगे केवल, ठीक है, थोड़ा सा क्षत हो उसे, तो वात प्रकोपक मान रखा सुश्रुताचार्य ने। ये भी हम बुक में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी, जो यहाँ लिखी हुई है सब चीज़ें बुक में भी रिपीट होंगी, बस थोड़ी क्योंकि ज़्यादा पूछी गई तो यहाँ छांट के अलग से लिख ली, और कोई बात नहीं। वाग्भट जो है उन्होंने स्वा या कुत्ते में कफ प्रधानता बताई। तो देखो कुत्ते वाला कैसा घटता आ रहा है, चरक त्रिदोष, सुश्रुत वात कफ और वाग्भट केवल कफ कुत्ते में, है ना। वाग्भट स्वान में कफ प्रधान बताइए, ठीक है। ये कीट का हमने फिर से लिख दिया कि चरक ने वाग्भट ने वात पित्त बताया, सुश्रुत ने वात कफ बताया है, ठीक है, ओके। यहाँ हमने एक बात और लिख रखी है, आप देखो तो रेड कलर में, सुकदा करके, ठीक है, इसको नीचे समझेंगे अभी। यहाँ पे एक बात लिखी है डॉग की, फिर से हमने रिपीट की, चरक त्रिदोष, सुश्रुत वात कफ, वाग्भट कफ, ओके। फिर विष चिकित्सा में स्वेदन का निषेध होता है, क्योंकि ओब्वियसली स्वेदन जो है वो बढ़ाएगा विष को, तो स्वेदन मना ही होता है। विष की चिकित्सा में स्वेदन नहीं किया जाता, बट कदा कदा कर भी सकते हैं, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। कदा कदा का मतलब समझते हो? कभी कभी, है ना। तदा तदा मतलब तब तब, यदा यदा मतलब जब जब, है ना। कदा कदा मतलब कभी कभी, कभी कभी, कब कब, ऐसे ना। जैसे वो बड़ा फेमस श्लोक है आचार्य ये अपने भगवद गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हे भारत, जब जब भारत में, हे भारत जब जब धर्म की ग्लानि होती, ऐसे करके। तो यदा यदा हम याद कर रहे हैं, कदा कदा कभी कभी कर भी सकते हैं, वैसे तो स्वेदन मना है। तो कदा कदा इसलिए याद कर रहे हैं हम, कै से कीट और दै से दूषी विष, वो एकदम फिट बैठता है उसके साथ। कभी कभी कर सकते हो, मतलब किस में कर सकते हो? कीट विष में और दूषी विष में, इन दोनों में स्वेदन कर सकते हो, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। ये बात सुश्रुत ने ही कही है, ठीक है। इसलिए सुकदा याद रखना। सुश्रुत ने कहा है कै और दा, कीट विष और दूषी विष में स्वेदन कर सकते हो, वैसे निषेध है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जस्ट ऊपर भी आप देखोगे तो सुश्रुत के कीट विष में वात कफ ही दोष हैं, तो इसलिए आसानी से स्वेदन किया जा सकता। ओके, ये एक बात आपने यहाँ याद रखी। फिर आप आइए आगे। यहाँ पे देखो कुछ बात लिखी है कि अलर्क विष नाशक जो है वो कुपीलू को कहा गया है, ठीक है। अलर्क में वही कुत्ते वाला पॉइजन आ जाया करता है, उसके नाश करने के लिए कुपीलू रसतरंगिणी ने बताया है।
अभी जो कुपीलू है इसके लिए श्लोकम वर्ड है निहंती कुकुर विषम। कुकुर मतलब वही अगेन डॉग, ठीक है, निहंती कुकुर विषम। ये याद रखने के लिए निहंती कुकुर विषम या अलर्क विषनाशक कुपीलू बड़ा फेमस है। आप याद रखना कुपीलू, कुपीलू में कू से कुत्ता और पिल्लू से पिल्ला, तो कुत्ते और पिल्ले के विष का नाश करने वाला कौन है? कुपीलू, ठीक है। कुपीलू के कुछ सिनोनिम दिए हैं, कुचिला, विषतिंदु, काकतिंदु, काकपीलू, ठीक है। स्ट्रिक्टनस नक्स भूमिका, लोगेनिएसी फैमिली, एक स्पाइनल पॉइजन है, ठीक है, यानी कि आक्षेप कन्वर्जेंस करता है, पीवी शर्मा ने ऐसा बोला। अष्टांग संग्रह जो है उन्होंने विष के 16 उपद्रव बता रखे हैं। श्वास कांसिका, ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, वमन, अतिसार, मलरोध, मलअवरोध, आना, वस्तिशूल, शिरेशूल, शोथ, पूतिदंश, रक्तस्राव, विस्वाद। तो बहुत से तो रिलेटेड से हैं, जैसे श्वास कांसिका, ये एक ही सांस में तीनों याद हो जाते हैं। उल्टी, दस्त, वमन, अतिसार दोनों, ठीक है। बाकी ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, शिरेशूल, वस्तिशूल 2 ये याद रह जाएंगे, ठीक है। बाकी ठीक है। चरक आचार्य ने व्रण के 16 उपद्रव बताते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इससे कुछ रिलेशन है व्रण का विष से, मैं इसलिए याद किया है कि दोनों के 16, जैसे उनके विष के उपद्रव 16 है, इनके व्रण के उपद्रव 16 है, तो थोड़ा एक सिमिलरिटी सी है इसलिए। ओके, चरक आचार्य लिखते हैं चरक चिकित्सा 23 में कि विष वेगाद मद मूर्छा विषाद हृदय द्रवा प्रवर्तन्ते, कि विष के वेग से मद, मूर्छा, विषाद और हृदय द्रव पाल्पिटेशन वगैरह बढ़ती है। विष दंत जो मॉडर्न व्यू से लोअर जा अपर जा, ठीक, लोअर जा में अनेक दांत होते हैं, अपर जा में केवल पॉइजन वाले हैं। नंबर ऑफ फैंक्स जो है 1 पेयर होते हैं, चरक कहते हैं 2 पेयर होते हैं। लोकेशन मैक्सिला बोन में है, ठीक है। पॉइजन ग्लैंड 1 पेयर, अपर जा बिहाइंड द आई। ये मॉडिफिकेशन होती है लेबियल ग्लैंड की, मैमल्स की पैरोटिड ग्लैंड की होमोलोगस होती है, ठीक है। बस ऑल टाइप ऑफ रेट वाइट फीवर में जो बेस्ट ड्रग होती है वो होती है अंकोल। तो रेट चूहा, तो चूहा पकड़ने में अंकल जी बड़े तेज हैं, ऐसा याद रखना कि चूहा पकड़ने में, रेट पकड़ने में अंकल जी बड़े तेज हैं, तो रेट वाइट फीवर में अंकोल यूज होगा। अब विष और उपविष, विष के कितने भेद हैं, ठीक है, और उपविष के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, ये बात आप पढ़ेंगे। आप विष के पर्याय में छेद, गरल, कालकूट, कलाकुल, भूगर, गर, कालकप ये बातें आई हैं। विष के भेद में स्थावर, जांगम ये बातें आई है चरक सुश्रुत की, और स्थावर, जांगम और कृत्रिम ऐसी बातें आई है रसतरंगणी की, ठीक है। फिर आप देखो स्थावर विष के भेद जो हैं 2 हैं रसतरंगणी के अनुसार, उपविष और विष, ठीक है। तो चरक सुश्रुत के विष के भेद स्थावर जंगम ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे एकदम शुरुआत में हमने अष्टांग हृदय के, काश्यप के ये सब भी पढ़े थे, सारंगधर के। यहाँ फिर से एक बार पढ़ा है कि विष के भेद 2 हैं चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग, स्थावर जंगम। रसतरंगणी ने 3 मान लिए, स्थावर जंगम कृत्रिम, और जो स्थावर है उसके फर्दर 2 हैं विष और उपविष। अब विष और उपविष के बारे में बात करेंगे। विष किसने कितने मान रखे हैं, तो विष की संख्या 5 है इन लोगों के अकॉर्डिंग। भैरवानंद योगी, नित्यनाथ रस रत्नाकर वाले, रस रत्न समुच्चय वाले वाग्भट, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है ये इतनी है 5। ओके, ये रस विष नहीं, ये रसार्णव है, इसको आप रसार्णव कर लीजिए। भैरवानंद योगी जो है उनकी बुक का नाम है रसार्णव। नो जो है विष वो रसा, रसमंजरी, रसेंद्र चूड़ामणि, सारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, आयुर्वेद प्रकाश, ये सब लोग माना करते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको सारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, रसतरंगणी कम से कम ये कॉमन नाम वाले तो याद ही होने चाहिए इन लोगों ने क्या मान रखा, तो ये लोग विष 9 मानते हैं। ओके भैया, अब 5 विष कौन से हैं, 9 विष कौन से हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उपविष में जो 11 विष है उनको कैसे याद करें वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। अब कुछ एक बातें थोड़ी और ले लेते हैं कि पौराणिक विष की उत्पत्ति, पुराणों में विष की उत्पत्ति कैसे बता रखी है। समुद्र मंथन हुआ, उससे विष निकला, वो शिव जी ने पी लिया, उसे कुछ एक बूंद जो है नीचे गिर गई, उन बूंद से ही स्थावर और जंगम विष बन गए। अंकोल के बारे में क्या क्या बातें हैं। अंकोल जो है मूषक विष का एंटीडोट है, तो ये तो आपको पता ही, मूषक चूहे को पकड़ते तो अंकल जी है, तो मूषक का एंटीडोट है। अंकोल को अगर फाणित और घृत के साथ लिया जाए तो एक गर्दोष का नाशक है। अंकोल को अगर दूध के साथ लिया जाए तो एक कुत्ते के विष के नाश में भी काम आता है।
कंदविश जो है वो सुश्रुत ने और रसातन समुच्चय ने 13 माने हुए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो 18 मान रखे हैं इन लोगों ने, 40 मान रखे हैं रस उपनिषद ने। चक्रपाणी के एक श्लोक लिखे हुए हैं जो फाणित गृहत और गर्दोष वाले, ये बात लिखी थी हमने। भाव प्रकाश का एक श्लोक है, ये नर मूत्रम गरम हंती सेवितम तद रसायन, बड़ा फेमस आपको मिलेगा, क्वेश्चन लगाओगे तो, कि नर मूत्र जो है वो गर्विश का नाश करता है, रसायन की तरह काम। किसने कहा है? भाव प्रकाश की कोट है। ठीक है, भाव प्रकाश का जो हम जस्ट पीछे पढ़ रहे थे कि स्थावर की चिकित्सा में वमन जो उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट बताया, तो वो यहाँ पे फिर आया है। स्थावरेण विसारते नरम यत्नेन वामेत वमनेन समनास्ति तस्य चिकित्सितम। वमन के समान स्थावर की कोई चिकित्सा नहीं है। ओके, तो श्रेष्ठ चिकित्सा भाव प्रकाश ने स्थावर विष के लिए वमन बता रखी। ठीक है, कुछ एक और भी बातें उनकी में आई है जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, जैसे सूर्यवर्त दल हुरूर को मलकर मृदित कर सूंघने क्षण मात्र में बिच्छू का विष खत्म, जीरा सेंधव घी शहद मिला के कर लिया वृश्चिक विष नष्ट, धतूरा या अंकोल मूल दूध के साथ ली पान किया कुत्ते का विष नाश, स्वविषगनी। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार वरुण या रुद्र जो है दंड देते थे, वरुण पाप पुण्य की समीक्षा करते थे, पाप के प्रतिशोध का उत्तरदायित्व जो है बृहस्पति पर था। कौटिल्य अर्थशास्त्र को विधि संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ एक मॉडर्न के वर्ड हैं। डेक्टिलोग्राफी फिंगरप्रिंट साइंस को कहते हैं। फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग फ्रांसिस गेंटन है। ल्यूसिड इंटरवल इंसैनिटी में मिलता है। क्रोनिक लीड पॉइजनिंग प्लम्बिज्म बोलते हैं। फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन द वर्ल्ड कोलकाता इंडिया में बना था। कॉमनली यूज्ड एंटीडोट पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक विनम है। स्ट्रॉन्गेस्ट कोरोजिव पॉइजन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। चेरी रेड कलर पोस्टमार्टम में मिलना कार्बन मोनोऑक्साइड या HCN की पॉइजनिंग से होता है, ये HCN था। फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन थ्रोटलिंग में मिलता है। क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी लेड पॉइजनिंग में मिलती है, इकट्ठा होता रहता है वो अंदर जाके एक्यूमुलेट होता रहता है। नॉर्मली यूज प्रिजर्वेटिव रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है। सोडियम क्लोराइड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। अल्कोहल एसिटिक एसिड कार्बोलिक एसिड पायरलिया फॉस्फोरस की पॉइजनिंग में। ड्रॉप अटैक आते हैं क्लोरल हाइड्रेट की पॉइजनिंग में। फोसीजॉ मिलता है फॉस्फोरस की पॉइजनिंग में। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं। कोबरा न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर हीमोटॉक्सिक होता है। सी स्नेक मायोटॉक्सिक होता है। सबका अपना अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, वाइपर जैसे कि वाइपर से खून की सफाई कर रहे हो, ठीक है, तो हीमोटॉक्सिक है। कोबरा न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। सी स्नेक मायोटॉक्सिक है। भीम को काटा था इन लोगों ने, सी स्नेक ने। ठीक है, अष्टांग संग्रह, कुछ एक पॉइंट हैं अष्टांग संग्रह के जो अपने अलग हैं थोड़े से, तो अष्टांग संग्रह के और अष्टांग हृदय के वो पॉइंट हम देखेंगे अभी। हालांकि अष्टांग हृदय तो हम बुक में भी जाके फिर से कवर करेंगे। उत्तर तंत्र में जो उनका है 35 to 38 उनका अगत तंत्र का वर्णन है, तो वहाँ पे भी जाके कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह में देखो, वो कहते हैं कि जो जांगम विष है उनको भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए सर्प आदि के रूप में बनाया, और सभी स्थावर विष मौली शब्द से कहे जाते हैं क्योंकि पत्र आदि सब मूल के ही आश्रित हैं। तो अगर हम मौली शब्द कहते हैं तो स्थावर विषों के लिए होता है। जांगम विष के इन्होंने 16 अधिष्ठान बताए हैं। ओके, रक्त, अस्थि और स्पर्श, ठीक है, दृष्टि, निश्वास, दंष्ट्रा, मुख, नख, मूत्र, मल, शुक्र, आर्तव, लाला, सूक, पित्त, सब ये सुश्रुत आचार्य ने स्पर्श नहीं मान रखा इनके में से। ये बातें जब हम सुश्रुत आचार्य की बुक में जाएंगे तो वहाँ जांगम विष के 16 अधिष्ठान, तो वहाँ भी हम देख लेंगे अलग से, वहाँ ये भी याद कर, सब बातें इस तरह की वहाँ पे होएगी। ओके, ठीक है। फिर आप देखो, स्थावर और जांगम दोनों प्रकार के विष जो है तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, विशद, सूक्ष्म, व्यवायी, आशु, विकासी, लघु और अव्यक्त रस वाले हुआ करते हैं। इन 10 गुणों वाला और अपाकी होता है। 11 गुण मान रखे हैं विष के अष्टांग हृदय संग्रह दोनों ने। इन दोनों को याद करने का, जैसे तीक्ष्ण, लघु, रुक्ष कैसे याद करोगे, ये भी हम वहाँ जाएंगे जो बुक में क्यों, इसी में एंड में जाके इनके गुणों के आपस में कंपैरिजन है और उन गुणों के फंक्शन भी है, वो वहाँ देख लेंगे। बाकी कॉमन सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, विकासी गुण मर्म का छेदन कर बुद्धि में मोह को उत्पन्न करता है। हम हालांकि सारे ही गुणों को देखेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ सिर्फ विकासी का, क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है क्वेश्चन है भागवत से कि मर्म का छेदन करके बुद्धि में मोह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये अष्टांग संग्रह का, जब अब वहाँ आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि देखो
बूढ़ा आदमी है, वो कह रहा है कि ज़्यादा भी विकास हो जाए, ज़्यादा पैसा भी आ जाए आदमी के पास, तो जो है उसकी बुद्धि मति फिर जाती है, उसकी बड़ा अहंकारी हो जाता है। तो विकासी में मर्म का छेदन करके फिर वो बड़े बूढ़ों को पूछता नहीं है, उनके मर्म का छेदन कर देता है। ठीक है, मर्म का छेदन कर बुद्धि में मोह को उत्पन्न कर देता है। जस्ट फॉर याद रखने के लिए, क्योंकि और लोगों का मर्म का छेदन दूसरी जगह पे आएगा, इसलिए ऐसा थोड़ा बूढ़े के रेफरेंस में बूढ़ा भागवत है अष्टांग संग्रह, उसका थोड़ा याद रखना। विष शरीर में पहुंचकर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, इसके पश्चात कफ पित्त वायु एक साथ शवाशयों में दूषित करता है, फिर हृदय में स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है, ऐसा इन्होंने कहा है। पुनर्वसु आत्रेय जो है विष के 8 वेग बताते हैं। ठीक है, तो चरक के भी 8 ही हैं, रसरत्न समुच्चय वाले के भी 8 ही हैं। इन्होंने ये अपनी बुक में लिख रखे हैं कि वो लोग इतना इतना बताते हैं। नगनजीत 7 वेग बताते हैं, उनके चतुर्थ वेग में ज्वर और मूर्छा होते हैं। ठीक है, विधेय अधिपति 7 वेग बताते हैं, चौथे वेग में उनके में अपतंत्रक है। आलम्बायन ऋषि 7 वेग बताते हैं, पहले वेग रक्त में स्थित, दूसरे मांस, तीसरे में वसा। ठीक है, जबकि ओरिजिनल जो सुश्रुत वाला है उसमें तीसरे वेग में मेद में स्थिति होती है, फोर्थ वेग में स्नायु में स्थिति, जबकि सुश्रुत आचार्य के में फोर्थ वेग में कोष्ठ में स्थिति होती है, फिफ्थ में अस्थि में, सिक्स्थ में मज्जा में, सातवें में शुक्र में, ये उनके में भी सेम ही है। तो 2 चीज़ें चेंज हुई बस, थर्ड वेग में मेद की जगह वसा आ गया। ठीक है, और फोर्थ में जो है कोष्ठ की जगह स्नायु आ गया। 16 निर्विष सर्प का उल्लेख किया है इन्होंने, किसने? अष्टांग संग्रह ने। ये अष्टांग संग्रह की बात थी, वो लंबाई वाली खत्म हो गई बस। ठीक है, अष्टांग संग्रह की बात फिर से चालू है। सुश्रुत आचार्य जो है निर्विष सर्प 12 ही मानते हैं। तो हम जब से अब अंदर जाएंगे बुक में तो हम याद कर लेंगे कि जैसे बार बार छेड़ोगे, निर्विष सर्प है, विष तो है नहीं, तो बार बार छेड़ सकते हो, चाहे जितनी बार छेड़ सकते हो, तो बार से 12 ही याद रखना। ठीक है, निर्विष 12 हैं सुश्रुत के, वही पहली बात भी है, तो इसलिए फर्स्ट पेज में अलग से याद रखना पड़ेगा आपको। अष्टांग संग्रह की 16 है जब अलग से पूछा जाए। प्राय सर्पिणी जो है ज्येष्ठ मास में ऋतुमती होती है, जेठ गर्मियों के महीने होते हैं। आषाढ़ मास में सर्प का संयोग होता है। ओके, कार्तिक मास में 240 अंडे देती है। सर्प के जन्म के 7वें दिन 4 डाढ़ें निकलती हैं, 14वें दिन इन डाढ़ों में विष आ जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछे जाने की बहुत कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट अलग थे तो यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि आचार्य लोगों की ऑब्जर्वेशन कितनी डीप रही है। उन्होंने पूरा स्टडी किया है, कितने अंडे देगी, कितने दिन क्या होगा। जैसे आजकल वो लगे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी वाले लगे रहते हैं। सर्प में दूसरी 44 डाढ़ें भी होती है, परंतु इनमें विष नहीं होता। सर्प की आयु 120 वर्ष मानी गई है। सारंगधर ने पुरुष की आयु भी 120 वर्ष मानी, क्योंकि उन्होंने 12 दशक तक का पूरा वो वर्णन दिया है और 12वें लास्ट में मृत्यु बताई है, तो उससे हम पुरुष की आयु 120 सारंगधर अनुसार मानते हैं। गोनस सर्प तो 500 वर्ष तक जीते हैं। मंडली सर्प, गोनस सर्प, ये गोनस सर्प जो है घर्म तप्त, उष्णता से तप्त गायों की नासिका से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नाम है गोनस, गायों की नासिका से गोनस। ठीक है, पुरुष सर्प दिन में, स्त्री सर्प रात्रि में, नपुंसक रूप संध्या काल में प्रबल होते हैं और इसी समय जो है काटा करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, एकदम सीक्वेंस से है, मेल है, फीमेल है, नपुंसक है। मेल दिन में, स्त्री रात्रि में, नपुंसक बीच में, ना इधर का ना उधर का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ठीक है, तो पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सूर्य छिपने पर, एकदम सीक्वेंस से देखो बता रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये टेबल है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो याद थोड़ी करना, बस आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो सीक्वेंस याद रहता ही होगा। लग जाओ सुबह, दोपहर, शाम और सूरज छिपने के बाद, फिर लग जाओ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सामने से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और पीछे से। सामने से ब्राह्मण सबसे पहले वाला, शूद्र जो है पीछे से काटेगा। राइट और लेफ्ट याद रखना है। ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट कौन करता है? क्षत्रिय। ये परेड कर रहे होते हैं लड़ाई के लिए, तो राइट लेफ्ट करते हैं। तो राइट किससे शुरू हुआ? क्षत्रिय से। तो राइट पार्श्व में, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। ब्राह्मण में ब्राह्मणवात, पित्त कफ तीनों दोष, क्षत्रिय वात, वैश्य पित्त और शूद्र कफ। तो एकदम सीक्वेंस में वो भी कोई याद रखने जैसी कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट आया है कि दंश प्राणियों के दंश स्थान में विष जो है 100 मात्रा काल तक रहता है, फिर रक्त आदियों को दूषित करके संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक है,
फिर आप देखो काटने के तुरंत बाद दंत स्थान पर मुख की लाला, निष्ठीवन, कर्ण की मैल वगैरह का भी लेप कर सकते हैं। ठीक है। 4 अंगुल सोम आदि से अरिष्टा बंधन बांधने को कहा है मंत्र के साथ। ठीक है भैया। एक अष्टांग अगध है जो गोनस सर्प विष में काम आता है। ठीक है। एक दशांग अगध है अष्टांग हृदय का, वो सर्व कीट विष में काम आता है। एक दशांग योग है जो आचार्य सुश्रुत का है, वो जो कफच हृदय में काम आता है। तो दशांग योग, दशांग अगध और अष्टांग अगध, 3-4 चीज़ें हुई, सब याद रख लेना। ठीक है। अष्टांग अगध भी पूछा हुआ, दशांग अगध भी पूछा हुआ, दशांग योग भी पूछा हुआ। बिल वाद्य अगध संपूर्ण सभी विषयों में लगभग काम करता है। इसकी पूरी डिटेल ही हम देखा करते हैं, सारे कंटेंट आगे जाके देखेंगे, अष्टांग हृदय में भी देखेंगे बुक में। ठीक है। स्थावर विष जो है प्राय कफ के समान गुण वाला और ऊर्ध्वगामी होता है। जंगम विष प्राय पित्त के समान गुण वाला और अधोगामी होता है। ठीक है। ये बात औरों की बात से अलग है और मतलब उनसे जस्ट अपोजिट है। तो इसलिए जब तक कि क्लियरली ये ना पूछा जाए कि बताओ अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग बताओ कि स्थावर विष ऊर्ध्वगामी होता है, तब तक ये आंसर नहीं लगाओगे। क्लियर कट अगर अष्टांग संग्रह ही पूछा है कि अब बताओ, तब ये आंसर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओ, विषम पीतम च कुशलो दंशेत पवन आशी भी ना विषम प्रति समम किंचित निर्विषीकरण विषम, कि जिस मनुष्य ने विष पान कर लिया, मान लो जहर पी गया कोई, तो अब क्या करें, तो उसको तुरंत जो है जाके सांप से और कटवा ले। खुद तो पी लिया, ऊपर से अब सांप से और कटवा ले। विष के शरीर में स्थित होने पर तथा शरीर को विष रहित करने में विष के समान दूसरी कोई औषध नहीं। ठीक है। विष ही विष को काटेगा। जैसे कि वो विष पान कर लिया था, भीम ने खीर पी के वो नदी में तैरने नहीं गए थे, क्योंकि भीम डूब गया था और वहाँ उसको नीचे जो है सांपों ने काट लिया था, तो जहर से जहर कट गया था। तो वही बात है इनकी। स्थावर विष की हीन मात्रा 4 यव, मध्यम मात्रा 6 यव, उत्तम मात्रा 8 यव होती है जंगम विष में प्रयोग करने के लिए। ठीक है। अब ये बात जब आप पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी ने विष पी लिया हो तो सांपों से कटा दो, तो फिर इंसान का मन भी करता है कि मैं ये करूं, जो सांपों ने अगर काट लिया हो तो फिर उसमें स्थावर विष यूज कर दूं मैं, है ना, उल्टा भी तो है एक का दूसरे में। तो सपोज करो जंगम विष मतलब वही एनिमल पॉइजन है, कोई एनिमल ने, जनरली सांप ही है मैक्सिमम, तो उन्होंने काट लिया, तो अब स्थावर विष उसको खिलाना पड़ेगा। तो कितना खिलाएं, तो हीन मात्रा 4 यव, मध्यम मात्रा 6 यव और उत्तम मात्रा 8 यव, इस डोज में खिलाना। ये नहीं कि मुट्ठी भर के दे दे लो खा ले, कटोरी भर के खाए जा रहा कि आज तो बस सारा सांप का इसमें दूरी करूँगा। कीट दंश जो अगर कोई हुआ है तो उसमें मात्र 2 ही यव है, और भी कम कर दिया। ठीक है। वृश्चिक दंश में तिल मात्र ही देना है। ठीक है। कीट दंश में 2 है, वृश्चिक दंश में तिल मात्र देना है। ओके। तो ये कुछ 6 और 6 8 यव ऊपर आ चुका है, 2 यव तिल मात्र। बिच्छू होता है ना, बिच्छू का जो काटना है ना उसमें दर्द बहुत होता है, तो आदमी तिल मिलाने लगता है, इतना तेज इतना इंटेंस पेन होता है। आप बुक में भी जाओगे तो भी वो कहावत लिखी मिलेगी बड़ी फेमस ही, कि सांप का काटा सोवे और बिच्छू का काटा रोवे वाली, है ना, वो बात लिखी मिलेगी। तो सांप बिच्छू का काटा रोता है, तिल मिलाने लगता है ना। तो तिल मिलाने से याद रखना कि तिल मात्र जो है स्थावर विष देना है वृश्चिक दंश में, तिल मात्र। ओके। विष के रक्त में स्थित होने पर दूसरा विष नहीं देना चाहिए। अगर वो रक्त तक पहुंच चुका फिर दूसरा नहीं देना है। ठीक है। देवदारू, विष, घृत, गोमूत्र, कंटकारी पान करने से वाणी स्खलन, तुतलाना नष्ट हो जाता है, ऐसा काश्यप का कहना है। और ये कहा कहाँ पे, अष्टांग संग्रह ने अपनी बुक में लिखा है कि काश्यप ऐसा कहते हैं कि ये देवदारू, विष, घृत, कंटकारी अगर लो तो तुतलाना नष्ट हो जाता है बच्चे का। अब बात आती है रसरतन समुच्चय की, देख लेते हैं थोड़ा सा। द्रव्यम विषयुतम यदा द्रव्य अधिकम गुणम भवेत, सुधा हलाहल युक्त सुधा अधिक गुण भवते। ये विष की तारीफ करी गई है कि जो द्रव्य विष से युक्त हो जाता है, ठीक है, वो अधिक गुणकारी हो जाता है। अमृत को भी अगर हलाहल विष से मिलाओ तो अमृत अधिक गुण वाला हो जाएगा। रसरत्न समुच्चय जो है उन्होंने अपनी बुक में 3 कल्प अध्यायों का वर्णन किया है, लोहकल्प, विषकल्प और रसकल्प। लोहकल्प, विषकल्प और रसकल्प याद रखने की, लवर, ले वैर लवर, लोह, विष और रस याद रखते हो। सभी विषयों में उन्होंने कंद विष को श्रेष्ठ बताया है। इसके 13 प्रकार बताए हैं। सुश्रुताचार्य ने भी कंद विष के 13 ही प्रकार बताए। बुक में जाएंगे तो हम 13 के 13 के फीचर्स याद करेंगे, वो भी बड़ी इजीली।
ठीक है। कालकूट जो है, कालकूट जो एक विष है, प्लांट है, उसको उन्होंने काक चंचू निबम, कोए की चोंच के समान वाला बताया है। वर्ण भेद से इन्होंने विष के 4 प्रकार किए हैं। ब्राह्मण, ठीक है, फिर सीधा चलो इसके सामने क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सीधा सीधा आप SRPK याद रखते हो। जब जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं जनरली ये बात चल जाती है, SRPK, श्वेत रक्त पीत कृष्ण, यहाँ भी चल गई है, ठीक है। और ओबियसली, ठीक है, ब्राह्मण को सबसे अच्छा काम देंगे, रसायन कर दिया। क्षत्रिय को रसकर्मणी ऐसा लिखा है। वैश्य को शूद्र कार्य दिया है और शूद्र को मारने का काम दे दिया है। ओके। फिर आप देखो, सात्विक पुरुष शीत तथा वसंत ऋतु में सूर्योदय होने पर अर्थात प्रातःकाल विष का सेवन करे। आत्यायिक अवस्था में ग्रीष्म ऋतु में विष पान करे, परंतु वर्षा में और दुर्दिन में विष का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मतलब आज कोई रसायन कर्म के एंगल से विष सेवन करना चाहता है तो वो शीत और वसंत ऋतु में सूर्योदय होने पर प्रातःकाल करे। गर्मियों में नहीं करना और बारिश में तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि विष के वेग प्रबल होते हैं इन दिनों। विष की मात्रा कैसे कैसे लेनी है, तो पहले दिन जो शुरुआत होगी तो 1 सरसप मात्रा, फिर जो है 2, 3, 4, अगले 3 दिन तक 2 सरसप, फिर अगले जो है 5, 6, 7, 8, 4 दिन तक 3 सरसप और 9वें दिन 4 सरसप। और उसके बाद 1-1 राजिका के बराबर विष का सेवन करते हुए 1 गुंजा की मात्रा का सेवन लास्ट में करना। शुद्ध विष को अगर 3 महीने तक किसी ने सेवन कर लिया, 3 मास तक, तो उसके कुष्ठ का नाश हो जाएगा, ठीक है। 6 मास तक तो कामदेव बन जाएगा। कामदेव तो आपको पता ही, क्यूपिड है कि नहीं। तो कुष्ठ होता ही है पाप से, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है। तो 3 जब पाप लगा तो कुष्ठ हुआ। 6 मास में जो है, ठीक है, ये हो गया 6 और एक हमारा क्यूपिड सेक्सी, ठीक है। सारी वो वैलेंटाइन वगैरह वो फोटोज नहीं क्यूपिड की बनी रहती, तो 6 में सेक्सी हो जाएगा, कामदेव बन जाएगा। 1 वर्ष में तो भैया फिर सारे ही रोग नष्ट हो जाएंगे। 2 वर्ष में तो वो खुद ही देवता बन जाएगा, ठीक है। इतने से काम है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। कटु तैल विषम नश्यम पलिता अरुणसिका हम। कटु तैल यानी सरसों का तेल प्लस में विष, इसका नश्य अगर लिया जाए तो उससे जो है पलित बाल जो पके हुए हैं, मतलब सफ़ेद बाल, अरुणसिका वगैरह, ये सब जो है नष्ट हो जाती है, ऐसा कह रखा है, ठीक है। और क्या करोगे, बस इस पेज पे तो यही है। इसमें जो विष की मात्रा दे रखी है, ये इसमें 2 तरह की है ना, दिन कितने और मात्रा कितनी, ऐसे बात है। एक जगह दिन है, एक जगह मात्रा है। तो बाई चांस भूल जाओ और करना हो, क्योंकि ये तो यूज हो सकता है। दिन में 1 दिन है, ठीक है, फिर 2 दिन पे है, फिर 5वें दिन पे चेंज है और फिर 9वें दिन पे चेंज है, 1259, ठीक है। मात्रा जो है पहले दिन पे 1 ही सरसप है, ठीक है। दूसरे दिन पे 2 ही सरसप है, लेकिन 3-4 दिन तक चलेगी। फिर 5वें पे चेंज होके 3 सरसप हो जाएगी और फिर 9वें दिन पे चेंज होके 4 सरसप हो जाएगी। उसके बाद राजिका वगैरह से शुरू होकर गुंजा तक जाएगी, ठीक है। प्रतिदिन 1-1 राजिका लेनी है उसके बाद, और फिर 1 गुंजा तक जाएगी। तो मात्रा यहाँ के केस में तो 1 2 3 4 सीधी सीधी है, ठीक है। दिन पे केवल याद रखना है 1259, ठीक है। 1 फिर 2 से लेके 5 के पे तो चेंज है, तो यानी 2 3 4 तक, और फिर 5 से लेके 8 तक सेम रहेगी, 3 फिर 9 पे 4 आ जाएगी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1259 1259। बस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कोई डिजीज है मान लो, और उसमें अनेक औषध हमने प्रयोग कर ली लेकिन लाभ नहीं हो रहा है ना, ये बात एक लिखी हुई है कि अनेक औषध प्रयोग करने पर भी लाभ नहीं हो रहा। तो 1 राई शुद्ध विष की मात्रा से प्रारंभ कर बढ़ाते हुए 1 यव या 3 यव के बराबर 1 वर्ष जो है उसको सेवन करा देना है, ठीक है। तो सभी रोगों को जीत लेगी है, ठीक है। तो राई के बराबर जब लेगा, ठीक है, तो राई से शुरुआत करनी है, और जब तक वो या हु ना बोल दे कि ठीक हो गया, तब तक जो है यव मात्रा तक ले जानी है। तो राई से यव तक ले जाना है, या हु से यव याद रख सकते हो, या तो ऐसा आपको ठीक लगे। रसरत्न समुच्चय की एक बात और भी आती है कि उन्होंने वमन जो है पित्तांत करने को कहा है और विरेचन जो है आमांत करने को है।
वैसे वमन पित्तांत होता है, विरेचन कफांत टर्म जनरली कॉमन यूज होती है। विषनाशक को एक गण बता रखा उन्होंने, उस गण में ये चीज़ें डाल रखी हैं, ठीक है, हो जाता नहीं देखें। विष घन में इन्होंने कहा विष घनम गोघृत देवी मांगल्यम जीवनम स्मृतम, गोघृत को विषनाशक मांगल्य पर जीवन प्रदान करने वाला बता रखा। विष के प्रयोग की विधि में देखो, अश्वगंधा गोजीवत त्रिशूली त्रिफलाइन का चूर्ण सर्वप्रथम खाकर तब विष का सेवन करें। विष प्रयोग में पथ्य में देखो, जांगल मांस, छागल लोह, मुदगर नामक मत्स्य, शर्करा, माक्षिक क्षीर। विष को उखाड़ने के बाद रक्त सरसप तैल से लिप्त किए हुए वस्त्र में जो है धारण करें। विषों में मंत्र तथा तंत्र की क्रिया की सिद्धि न होने पर उपद्रवों के शांत हो जाने, पंचम वेग के बाद और सप्तम वेग शांत होने पहले ही प्रतिविष का प्रयोग करें। ओके, ठीक है, ये लानी पढ़ी लोगे पथ्य उखाड़ने के बाद वाली। अच्छा, विष में जो प्रतिविष आगे जब हम पढ़ेंगे तो जब कुछ काम नहीं करती विद्याएं कोई मेडिसिन, तो विष में प्रतिविष विष का प्रयोग है, यानी जांगम विष प्लांट ओरिजिन का अगर विष से बंदे ने खा लिया तो उसको सांपों से कटवाने वाला, सांपों ने काट लिया तो प्लांट खिलाने वाला, ये विष में प्रतिविष का रूल है, ठीक है। लेकिन विष में जो प्रतिविष का रूल है वो भी मंत्र तथा तंत्र क्रिया की सिद्धि न होने पर और उपद्रवों के शांत हो जाने पर 5वें वेग के बाद यूज करना है और सप्तम वेग के समाप्त होने के पहले पहले ही कर लेना है, ठीक है। 5वें वेग के बाद करना है और सप्तम वेग से पहले पहले, ठीक है। ओके, विषव का सर्वप्रथम चिकित्सीय उपयोग अष्टांग संग्रह ने यूज किया था, ठीक है। स्थावर विष की मात्रा, ठीक है, बस वो खत्म होगी बात है। अष्टांग संग्रह 4 यव 6 यव 8 यव, ये पीछे भी पढ़ी थी हमने। सर्प विष में कर सकते हैं, कीट विष में 2 यव, वृश्चिक विष में तिल मात्र था। अब कुछ एक बातें जो हैं, ये बस एक ही श्लोक भाव प्रकाश का लिखा, फिर रस तरंगिणी ले लेंगे। भाव प्रकाश कहते हैं तो विषम प्राण हरम प्रोक्तम व्यवाई च विकासी च, विष प्राण हर होता है, व्यवाई है, विकासी है, आग्ने है, वात का फर होता है, योगवाही है, मदाव है। तदैव युक्ति युक्तम तो प्राणदायी रसायन, लेकिन युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाए तो ये प्राणदायी रसायन का काम करता है, ठीक है। योगवाही है, त्रिदोषगण है, ब्रीहण है, वीर्यवर्धन है। रस तरंगिणी एक बुक है सदानंद शर्मा की, ओके, यहाँ पे लिखा है ना रस तरंगिणी सदानंद शर्मा। एक बात लिखी है यहाँ पे, रस रसायन आदौच वत्सनाभ प्रशस्त है, कि रस रसायन की प्रक्रिया में वत्सनाभ जो है उसको श्रेष्ठ बता रखा है रस तरंगिणी सदानंद शर्मा ने, ठीक है। 9 विष जो थे उनमें वत्सनाभ रस और रसायन प्रयोग में सर्वोत्तम माना जाता है, ये इसकी हिंदी है। वत्सनाभ 3 प्रकार का है, कृष्णाभ, कपिश और पांडुर, ये उत्तरोत्तर गुणकारी होते हैं, पांडुर वाला सबसे अच्छा है। सुश्रुताचार्य ने हालांकि वत्सनाभ के 4 वेद बताए, अंदर जाके हम पढ़ेंगे, महावस 2 4 6। शिव तांडव रस, यहाँ ये कुछ एक अब रस आए हैं, ठीक है, जिनमें वत्सनाभ वगैरह ये सब डले हुए हैं, तो ये सब लिखा ही हुआ है। अब आनंद भैरव रस है, आगे जाके आप एक बार उसको, जो रतिसार में बड़ा फेमस है आनंद भैरव रस, सूर्य निर्मूलन रस, ऐफेनास और मंगल विद्यावटी, गुंजाभद्र रस, सूचिका वर्ण रस, इनको एक बार रीड लगा देना। अब आ जाओ आप विश्वरूप विष वाली बात पे, यहाँ पे पहुँचो। पहली बात हुई थी कि विष कितने हैं याद करने पड़ेंगे, किसके कितने, और उपविष किसके कितने और क्या क्या नाम है ये भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूछेगा वो। तो पहले तो ये देखते हैं किसने कितने विष कितने उपविष माने हैं। सारंगधर भाव प्रकाश योग रत्नाकर, ठीक है, सारंगधर भाइयों, विष 7 उपविष भी 7, ठीक है, विष भी इन लोगों ने 7 ही माने हैं, उपविष भी 7। रस तरंगिणी विष 9 उपविष 11 माने हैं। रसरत्न समुच्चय और राजनिघंटु विष 5 उपविष 7 माने हैं, ठीक है भैया। विष के 5 वेद किस किस ने माने हैं उनके यहाँ सब नाम लिखें कि रसार्णव, रसरत्नाकर, रसरत्न समुच्चय, राजनिघंटु, ये लोग 5 वेद माना करते हैं, ठीक है। अब इस 5 वेद में भी सबके सेम 5 है ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो कर रहे हैं कि विष के 5 वेदों में रसार्णव भैरवानंद योगी से, ठीक है भैया। उनकी एक बात लिखी हुई है यहाँ पे, सबसे देखो, सक्तु, कालकूट, श्रृंगिक, मुस्तक, वत्सनाभ, ये 5 है उनके। तो ये 5 सामने लिखा, पता तो चली गई हमें। अब याद कैसे करें इसको, उसके लिए आपने ब्लैक कलर से एक लाइन लिखी है कि भैरवानंद योगी के कहने पर सकाल पंच विशैले स्त्रिंग को निकाल फेंका मस्त वत्स ने। भैरवानंद का एक वत्स था, बड़ा मस्त सा बंदा था, भैरवानंद ने उसको कहा तो उसने जो है
वो काल से भी लड़ गया और सकाल पंचविशैले श्रृंग को निकाल फेंका। ठीक है, तो सकाल से सक्तुक और कालकुट, श्रृंग से श्रृंगिक, मस्तवत से मुस्तक वत्सनाभ। भैरवानंद के कहने पे हुआ है, तो भैरवानंद योगी की रसायना बुक में ये 5 है। फिर देखो रस रत्नाकर नित्यनाथ वाली में, ओके, रस रत्नाकर, रस की रत्ना नित्य खंडित होती है, ऐसा हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं, इसको याद रखने के लिए कि रस रत्नाकर बुक नित्यनाथ की, और इसके चैप्टर का नाम खंड है, ऐसे करके। और ठीक है भैया, तो इन्होंने कुछ चेंज किए हैं जो शुरू में, इनसे पहले जो रसायना वाली बुक थी उसके अकॉर्डिंग, उसमें तो इन्होंने क्या किया, नित्यनाथ को हरि के बिना मस्ती स्वीकार नहीं थी। तो नित्यनाथ जो है, नित्य पूजा में लगा हुआ नाथ है, तो नित्यनाथ, तो इन्होंने वत्स इतना मस्त क्यों हो रखा, भगवान का नाम तो कहीं आया नहीं, जिस वो कहावत नहीं, जिस भजन में राम का नाम ना हो भजन गाना नहीं चाहिए, ऐसे कि मस्ती इतनी हो रही, हरि का तो नाम ही नहीं आया बीच में। ठीक है, तो हरि के बिना हम मस्ती नहीं करेंगे, तो उन्होंने मुस्तक, मस्ती को हटा दिया, मुस्तक जाएगा, उसकी जगह पर हरि आएगा, हरि से हरिद्रक याद रखना। ठीक है, रसरत्न समुच्चय पे पहुँचो अब आप, रसरत्न समुच्चय वाग्भट वाला, रसरत्न समुच्चय वाग्भट ने ओबियसली, ठीक है, वाग्भट ने लिखी। अच्छा हाँ, इन्होंने जो है वत्सनाभ के स्थान पर हलाहल डाला। ठीक है, तो जो शुरू वाला था भैरवानंद योगी का, उसमें जो है ये वत्सनाभ हटेगा और हलाहल आएगा। तो वाग्भट को वत्स का हल पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उसने अपना हल रख लिया, वत्स का हल नहीं पसंद आया, यानी कि जो मस्त वत्स ने वहाँ एक हल निकाल दिया था वो नहीं पसंद आया, अपना हल रखेगा, तो वत्सनाभ हटेगा और हलाहल आएगा। ये हुए 5 भेद वाले लोग। 5 भेद किस किस ने माने थे, उसने क्या क्या माने थे। ठीक है, अच्छा अब आएंगे 9 भेद वाले लोग। 9 भेद वाले लोग कौन कौन है, तो विश्व के 9 भेद वाले ये लोग हैं, सारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, रस तरंगिणी, आयुध प्रकार, रस सार, रसिंद्र चूड़न, रस मंजिल। ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, इन 9 विश्व वालों को नित्यनाथ का हल पसंद आएगा। ठीक है, इनको नित्यनाथ का हल पसंद आया। नित्यनाथ यानी कि ये रस रत्नाकर वाला। तो पहले आपको नित्यनाथ का 5 ये विश्व लिखना पड़ेगा। तो नित्यनाथ का जब 5 लिख लोगे, ठीक है, तो नीचे जैसे हमने लिख रखा ना, देख पा रहे हो। तो एक बात का ध्यान रखना कि बहुत स्लोली इसको लेना, ऐसा नहीं कि एकदम से जल्दबाजी करने लगता है, ऐसा लगेगा क्या हो गया। बहुत जब भी इसको याद करो, याद करने के बाद और एग्जाम में भी इसको आराम से लिख के ओपन करो। ठीक है, भैरवानंद योगी वाला, फिर नित्यनाथ, वाग्भट, 9 विश्व वाले पे आए थे हम। ठीक है, 9 विश्व वाले जो लोग हैं ये, इनको नित्यनाथ का हल पसंद आया, यानी कि नित्यनाथ वाले रखेंगे ये 5 हल से हलाहल भी रखेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा बसो प्रदीपन, जैसे मान लो किसी की कोई चीज़ पसंद आ गई तो कहा कि भैया यहीं बस जाओ, यहीं वास करो अपना, है ना, यहीं बसो और यहीं पर दीपन प्रदीपन करो, है ना। तो उन्होंने कहा बसो प्रदीपन, कि हे प्रदीपन, इतना ज्ञान फैला रहे, इतना प्रदीप फैला रहे, तो यहीं बस जाओ। तो नित्यनाथ प्लस में हलाहल प्लस में बसऊ से ब्रह्मपुत्र, सौराष्ट्रिक और प्रदीपन, ये 9 जो है भेद हुआ करते हैं। जब 9 भेद की बात होगी विश्व की, तो वो ये 9 होंगे। नित्यनाथ वाले 5, ठीक है ना। नित्यनाथ वाले 5 में क्या होगा, सत्तुक, कालकुट, श्रृंगिक और आपका ये हरिद्रक और वत्सनाभ। ठीक है, प्लस में 4 ये हलाहल, ब्रह्मपुत्र, सौराष्ट्रिक, प्रदीपन। इस तरह करके ये यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है, 9 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ एक कॉमन बातें आगे लिखी हुई हैं। विष के अवचारण की विधियाँ जो है 6 हैं। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश ने सर्प विष की मात्रा जो है तिल मात्र से यव अष्टक से 8 यव तक जो है बताई है। सर्प विष का प्रतिविष पन्ना है, शोधन गोमूत्र में, मारण टंकण में, संरक्षण इसमें है। ठीक है, ओके। रस जल निधि एक बुक है जो पाताल मुखर्जी ने लिखी है 20वीं शताब्दी में। उनमें वर्ण वेद से विष के 4 भेद बताए गए हैं जो रसरत्न समुच्चय में भी बताए हुए हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षेत्रीय, वैश्य शूद्र, रसायन, रसकरण, कुष्ठ आदि रोग, मनुष्य मारणार्थ। यहाँ उपविष की बात आई है। उपविष जो है रसार्णव ने 5, रस संकेत कलिका ने 6, रसरत्न समुच्चय, सारंगधर, भाव प्रकाश, इन लोगों ने 7, रस तरंगिणी ने 11 माने हैं। जो 7 माने गए हैं वो कौन से हैं, धतूर, भलातक, अर्क, बंगा, लागली, कुचला और कनेर, ये 7 हैं। जो 11 माने गए हैं वो कौन से हैं, 11 में ये 7 तो है ही है,
प्लस में अहिफेन, जयपाल, गुंजा और स्नोई क्षीर भी है। तो कभी कभी पूछ लेता कौन सा विष है, कौन सा उपविष है, तो ये ट्रिक लगा के आपको ये याद रहेंगे। अब हमको ये 11 याद करने पड़ेंगे जो इसने बताए हैं, ठीक है। 11 और 7 दोनों याद करेंगे हम, क्योंकि 11 के अंदर ही 7 है। धतूरा भले अर्क को भगा रहा था, उपविष को लांघते समय कुचला गया, किनारे पड़ा है। ये तो 7 याद हुए। अब 4 और जोड़ दे तो 11 होंगे। पर अफीम ने स्नेहपूर्वक उसकी जय गुंजायमान की, ये 4 और। हुआ क्या, ठीक है, एक धतूर नाम का बंदा था, ठीक है, वो, ठीक है, एक तो धतूर था और एक भला आदमी था जिसका नाम था अर्क, जेंटलमैन। तो धतूरा तो बेकार था। धतूरा क्या किया, भले आदमी अर्क को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। तो धतूरा जो है भले अर्क को भगा रहा था, वो भाग रहा था आगे आगे, वो पीछे पीछे, ठीक है। अच्छा, फिर उपविष को लांघते समय कुचला गया, ठीक है। धतूरा जो है, हो नहीं जाते भागते भागते इधर उधर, तो आदमी देखता नहीं है, ठीक है, कहीं कोई क्रॉस कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कुचला गया। तो उपविष को लांघते समय कुचला गया, और अब जो है किनारे पड़ा हुआ, क्योंकि उसको लेने, धतूरे को लेने तो कोई भी नहीं आया, तो किनारे पड़ा। तो धतूरा से धतूरा हो जाएगा, भले से भला तक। जस्ट ऊपर लिखे हुए देखो रसरत्न समुच्चय में, यहाँ पे लिखे हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। धतूरे से धतूरा, भले से भला तक, अर्क से अर्क, भंगा से भंगा, ठीक है। लांघते समय लांगली से लांगली हो जाए, कुचला से कुचला, किनारे से कनेर हो जाए। ये 7 याद हो गए। अब धतूरे के साथ कौन आएगा, ऐसा ही धतूरा, ऐसा ही इसका भाई अफीम, दोनों नशे में, ठीक है। तो अफीम आया कि कोई तो साथ दे, तो शहीद हुआ है बंदा, ठीक है। तो अफीम जो है, और किसी ने तो, क्योंकि भला आदमी तो वो था ही नहीं, भला तो अर्क था, ठीक है। तो लेकिन अकेले अफीम ने फिर भी उसकी स्नेहपूर्वक जय गुंजायमान की, क्योंकि अफीम उसी कैटेगरी का है। अफीम ने स्नेहपूर्वक उसकी जय गुंजायमान की, जय लगाई उसकी, जयकारा। तो अफीम से अफीम, स्नेहपूर्वक से स्नोई क्षीर, जय से जयपाल, गुंजायमान से गुंजा, ये 4 और रख दोगे तो 11 बन जाएंगे। तो ये उपविष बन जाते हैं। तो आपने विष किसने कितने माने हैं और कैसे याद रखने, ये पढ़ लिया, और उपविष किसने कितने माने हैं, कैसे याद रखने, ये पढ़ लिया। अब कुछ एक एक यूज लिखे हैं हमने यहाँ पे, आप देखना चाहो देख लो। कुचला जो है, एक एक फल में 1 से 5 तक बीज होते हैं और नाड़ी बल्ले होता है। अहिफेन, और क्या नाम है इसका, कुचला, ठीक है। कुचला जो है अलर्क विष में काम आता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुत्ते और पिल्ले में कुपीलू काम आता है, तो कुचला कुपीलू का ही पर्याय है। अशुद्ध नाग सेवन में भी लाभकारी है, ठीक है। अहिफेन जो है मधुमेह, वृक्षोत, विसूचिका में निषेध है, नहीं देना है। जयपाल जो है वृश्चिक विष नाशक होता है, इसलिए वृश्चिक विल हर प्रलेप बनाने में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो कैसे। धतूरा जो है ग्रंथि शोथ निवारक, वर्ती का निर्माण में काम आता है। भंगा जो है कफ पित्त का नाशक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है। त्रिलोक्य सम्मोहन रस निर्माण में भी जो है भल्ला तक डला हुआ है, भांग डली हुई है त्रिलोक्य सम्मोहन रस में। गुंजा जो है रक्त की अपेक्षा श्वेत वाला जो गुंजा होता है वो ज़्यादा विषैला होता है। भल्ला तक अर्श और कुष्ठ में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए भल्ला तक कल्प अर्श और कुष्ठ में दिए ही जाते हैं। करवीर मूल त्वक जो है उपदंश व्रण में करवीर मूल त्वक का लेप होता है। लांगली अपरापतन में बड़ा फेमस है, सद्य प्रसव कराने में बड़ा फेमस है। अर्क क्षीर अत्यंत रेचक होता है, वामक भी होता है। चरक की लाइन लिखी हुई यहाँ पे, चरक का बड़ा फेमस श्लोक है, क्षीरम अर्कस्य विगेयम वमने से विरेचने, चरक सूत्र 1 की लाइन है ये, कि जो अर्क का क्षीर है वो वमन विरेचन दोनों कर्म करवाता है। स्नूही क्षीर जो है वो क्षार कर्म क्षार सूत्र बनाते हैं, ठीक है। तो क्षार सूत्र में स्नूही, अपमार्ग, रजनी, ऐसे यार यही तो 3 मेन से लेप लिया गया जाता है उनका, स्नूही, अपमार्ग, रजनी से। तो क्षार सूत्र निर्माण में स्नूही काम आता है। ये फिर विष मिश्रित अन्न की जीव परीक्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले टाइम पे ये होता था ना कि अपने साथ कुछ पालतू जानवर और ये सब रख लिए जाते राजा रूजा के पास, तो राजा खाने से पहले उनको डाल के देखता था, ठीक है, कि भैया इसमें पॉइजन वगैरह तो नहीं। तो उनके बिहेवियर के ऊपर ये स्टडी है कि किसको पॉइजन दिखता है तो वो कैसा कैसा बिहेव करता है, ओके।